उधर टैरिफ का मुद्दा भी इस समय खूब गूंजता हुआ नजर आ रहा है। टैरिफ के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया संसद भवन में। जी हां, दिल्ली में संसद भवन परिसर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। अमेरिकी टैरिफ मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से जवाब देने की मांग की और कहा कि किसानों और छोटे व्यापारियों के ऊपर टैरिफ का असर ना पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया है। एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह ऐलान किया गया था, लेकिन बिल्कुल फौरी तौर पर तो हम कह सकते हैं कि अभी असर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी आने वाले कुछ दिनों में इसका असर नजर आ सकता है। और क्योंकि बहुत सारे बिजनेस जो हैं भारत के विदेशी अमेरिका में जो एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर निर्भर है, बहुत सारा सामान जो अमेरिका से भारत में आता है उसके ऊपर निर्भर है, तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो वो देखना होगा कि किस तरह से अब सरकार इससे पार पाती है। लेकिन टैरिफ लगाया गया दुनिया भर में अलग अलग देशों के ऊपर, अमेरिका की तरफ से और भारत के ऊपर लगाया गया 26%। और टैरिफ का असर शेयर मार्केट पर भी नजर आ रहा है। लगभग 1000 पॉइंट सेंसेक्स टूटा है। इस टैरिफ के ऐलान के बाद लगातार गिरावट आई है। अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बजट पास होने के बाद सरकार ने बात बदल ली। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया कि बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया। 1 अप्रैल से नई दरें हरियाणा में लागू हो चुकी हैं। 20 से 40 पैसे तक बढ़ोतरी की गई थी और इसके ऊपर हुड्डा निशाना साधते हुए नजर आए हैं हरियाणा सरकार पर, नायब सैनी पर। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो रही है, लेकिन सबको नौकरी से निकाल रहे हैं। हुड्डा ने वक्फ को जल्दबाजी में लिया गया फैसला भी बताया। बजट पास होते ही जो इन्होंने वादा किया था उसकी वादा खिलाफी कर रहे हैं। बजट पास होते ही कहीं बिजली की रेट बढ़ा रहे हैं, कहीं ये जो है अपना टोल पे एकदम 5 से 15 रुपए मतलब बोझ डाल दिया लोगों पे। बिजली से कम 5000 करोड़ से ज़्यादा बोझ पड़ेगा हरियाणा के लोगों पर। इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। पहले ही इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं और प्रदेश उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। तो पहले ये कहा था, अब जो मतलब कहीं 40 पैसे तक का इन्होंने इजाफा किया है पर यूनिट में। पहले 95 रुपये जो है वो इस पर सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज के लिए नाम से लेते रहे, मतलब एक बहाना ढूंढ रहे हैं। तो लोगों जो जिनका जो है खोखला बजट और खोखली बातें, खोखले वायदे, ये साबित हो गए कि ये सिर्फ गरीब आदमियों को, आम जनता को ये सरकार लूटने का काम कर। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर रमन मलिक जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के नेता हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपके बजट पर, आपके बजट के बाद के फैसलों पर, बिजली की बढ़ी हुई दरों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत एतराज। भाई हुड्डा साहब को तो अपने ऊपर भी एतराज है, उसका हम क्या कर सकते हैं। वो कह रहे हैं आप बात बदल रहे हैं। आपने बजट में कुछ और कहा था, अभी कुछ और कह रहे थे नौकरी देंगे, आप नौकरियों से निकाल रहे हैं। भाई आप ये देखो कि पुरानी शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। अब बात यही है कि कल राज्यसभा में, उससे पहले लोकसभा में हुई सैद्धांतिक से ज्यादा वास्तविक हार को कोई सवाल ना पूछे, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हुड्डा साहब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये देखिए कि जो देश ने देखा और जो देश ने इतिहास को जाना समझा, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर 13-14 घंटे की डिबेट के अंदर, वो देश को पता लगा कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से कांग्रेस आज तक खिलवाड़ करती आई। और ऐसा ही खिलवाड़ इन्होंने SC, ST, OBC सबके साथ करा हुआ है। तो ये जवाब ना देना पड़े हुड्डा साहब को, इसलिए हुड्डा साहब ने ये नया फिरकी फेंकने की कोशिश करी है। बट दिक्कत ये है, हुड्डा साहब ये भूल गए कि ना उनके को फिरकी फेंकनी आती है, ना बल्लेबाजी करनी आती है।
हुड्डा साहब की रिटायरमेंट की एज हो गई है, अब उन्हें घर पे रहना चाहिए, भगवान के भजन करें। बाकी जो होगा उनके खानदान की लेगेसी का वो देखा जाएगा, उनका बेटा ले जाता है आगे नहीं ले जाता। फिलहाल तो ये भी देखें कि जिस तरह से उनके लोग उदय भांजी के पीछे पड़े हैं कांग्रेस के लोग उनको बचाएं। ये इधर उधर की ऐसी हल्की बात करके हुड्डा जी का स्टेटस नहीं है। नहीं पर रेट तो बढ़े है ना, बिजली की दरें तो बढ़ी है, क्या करें बेचारे फंसे हुए हैं ना। नहीं पर मलिक साहब दरें तो बढ़ी हैं। वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल जो दरें बढ़नी है वो तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है। आप तो ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो रही है, लेकिन होने दो, आप मत बढ़ाओ। ऐसे थोड़ी हो सकता है, जो इन्फ्लेशन है इसका उतना तो बढ़ना बढ़े ना, जो कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ रखे हुए हैं दर जो भी है वो बढ़े, जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा। सरकार भी थोड़ी, सरकार की अपनी कमाई थोड़ी है, सरकार तो जो आता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, सरकार कमाने के लिए नहीं है। सरकार अगर कमाने के लिए होती तो कुछ और बात होती, फिर सरकार भी वक्फ बोर्ड बन जाती कि व्यक्तिगत कमाई कर रही होती। ठीक है, चलिए मलिक साहब शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। रमन मलिक की तरफ से कहा जा रहा है बेसिकली वो इस पूरे अपनी स्टेटमेंट में कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि तवज्जो हम ज्यादा नहीं दे रहे जो हुड्डा साहब की तरफ से स्टेटमेंट दी गई। देखिए अब इलेक्शन बहुत दूर हैं, 2024 में ही चुनाव हुए हैं हरियाणा में, लोकसभा और विधानसभा दोनों के, तो इसका अर्थ यह है कि 2029 में जाकर अब इलेक्शन होने हैं। और इस बीच कांग्रेस किस तरीके से अगले 4-4.5 साल काम करती है, विपक्ष में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी किस तरह से करती है वो देखना होगा। खैर सियासत जारी है, बिजली की दरें बढ़ चुकी हैं, 1 तारीख से वो जो नया टैरिफ है वो लागू भी हो चुका है। गुरुग्राम से एक अहम खबर है, उसका रुख करते हैं। सीलिंग अभियान पर ब्रेक लग चुकी है। जहां ब्रेक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। गुरुग्राम में सील किए जा रहे थे करीब 2500 जगहों पर सीलिंग का काम जारी था और गुरुग्राम में सीलिंग अभियान पर ब्रेक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हफ्ते तक इस रोक को लगाया है, करीब 1.25 महीना। और आपको बता दें कि गुरुग्राम के 2500 मकानों पर डीटीपीई ने कार्रवाई करनी थी। रिहायशी इलाकों में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, यह आरोप लगाया गया और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल 5 हफ्तों की राहत मिल चुकी है। दरअसल गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक, फेज 5 तक सभी रिहायशी इलाकों में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों पर विभाग की तरफ से सीलिंग की जानी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीपीपी विभाग ने इन सभी 5 फेज में सर्वे करवाया था, जिसमें लगभग 15,000 इमारतों का सर्वे हुआ। इनमें से 4,000 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो कि रिहायशी प्लॉट थे, लेकिन वहां व्यवसायिक गतिविधि यानी कि दुकान, शोरूम इस तरीके से बना दिए गए। एनफोर्समेंट टीम की तरफ से अब तक 4,000 से अधिक मकानों को कारण बताओ नोटिस और लगभग 2,500 मकानों को रेस्टोरेशन के आदेश दिए जा चुके।